हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस मॉक डायरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर एक नीड फील हुई कि इंडिया में गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम 1934 में एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। एम एन रॉय कौन है? एम एन रॉय है पायोनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब 1935 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियली डिमांड की। इस रिस्पेक्ट में इन 1935 ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाना चाहिए। अब देखिए, आईएनसी की इस डिमांड को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया अगस्त 1940 में। इसी को कहते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अब 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आता है with a draft proposal on the framing of an independent constitution and grant dominion status। क्रिप्स मिशन का प्रपोजल था कि इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। बट दिस प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड। इस प्रपोजल को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। अब देखिए, इस टाइम पर मुस्लिम लीग एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रही थी। तो फाइनली इंडिया आता है 1946 में कैबिनेट मिशन एंड इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वर डिमांडेड बाय मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन ने 1946 में मुस्लिम लीग की टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रपोजल दिया। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की संरचना। Constituent Assembly was constituted in November 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में, अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। इस प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी 389, जिसमें से 296 थी ब्रिटिश इंडिया के लिए और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। अब इनमें से 296 में से 292 थी 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस के लिए एंड 4 चीफ कमिश्नरीज के लिए। अब देखिए, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1 मिलियन पॉपुलेशन पर एक सीट को अलॉट किया गया। 1 मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। मेनली इन सीट्स को पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। और वोटिंग पैटर्न था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी यूज करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चरों में डिस्कस करेंगे। देखिए, उस टाइम पर वोटिंग राइट्स यूनिवर्सल नहीं थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग 10% पॉपुलेशन के पास ही वोटिंग राइट्स थे और प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट किया जाना था बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग 1946 में इलेक्शन होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को असेंबली एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है and H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected as a vice presidents। अब देखते हैं हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को मूव किया। इस रेजोल्यूशन को असेंबली ने एनोनिमस सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक विजनरी डॉक्यूमेंट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। It influenced the shaping of constitution and its modified version forms the preamble of the present constitution। अब देखिए, इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बाद असेंबली वाज मेड फुली सोवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद असेंबली एक फुली सोवरेन बॉडी हो गई थी जो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी एंड इट ऑल्सो बिकेम ए लेजिस्लेटिव बॉडी।
अब देखिए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी वर्क कर रही थी और लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी वर्क कर रही थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह वर्क करती थी तब इसको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब यह लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह वर्क करती थी तब इसको चेयर करते थे जीवी मावलंकर। अब देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद इंडिया 2 डोमिनियंस में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ भी 389 से 296 हो गई, जिसमें से 229 सीट्स प्रोविंसेस के लिए एंड 70 प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। Constituent Assembly also performed some other tasks. It adopted the national flag on 22nd July 1947. नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जुलाई 1950 को। नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग्स किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। It also elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on 24th January 1950. अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। तो हमारा अगला टॉपिक है कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, इसमें 8 मेजर कमेटीज थी और कुछ माइनर कमेटीज थी। अब इन कमेटीज में से 8 मेजर कमेटीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें है यूनियन पावर कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिफ्थ है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, जिसके हेड थे सरदार पटेल। सिक्स्थ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेवेंथ है स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट, इसको हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड एट्थ है स्टीयरिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, आठों कमेटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिंगर टिप पर होनी चाहिए। अब इसमें आप याद कर सकते हैं, जिस भी कमेटी में यूनियन लिखा हो उसको मोस्ट प्रोबेबली हेड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक इन्फोग्राफिक है कमेटीज और उनके हेड के। ये मेजर कमेटीज हैं, जिसमें यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेट कमेटी और स्टीयरिंग कमेटीज हैं। और यह एक सेकंड इन्फोग्राफिक है जिसमें 13 माइनर्स कमेटीज और उनके हेड हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके इनको देख सकते हैं एक बार। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसके अदर 6 मेंबर्स थे N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, जिनको रिप्लेस किया था BL मित्र ने, एंड TT कृष्णामाचारी, जिसको रिप्लेस किया था DP खेतान ने। यह एक इमेज है ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की 3 रीडिंग हुई। थर्ड रीडिंग के बाद 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें एक प्रेम्बल, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में अप्रॉक्स 2 years 11 months एंड 18 days लगे। 26 जनवरी 1950 इज रेफर्ड एज कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक डे। अडॉप्ट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को, और कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन फोर्स में आए 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि 26 जनवरी की एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि INC के 1929 के लाहौर सेशन में 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज डे। BR अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनी। BN राव को अपॉइंट किया गया था एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एंड SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैलीग्राफर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी रायजादा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई और डेकोरेट करने का काम किया था नंदलाल बोस एंड बेहोर मनोहर सिन्हा ने। इसके हिंदी वर्जन के कैलीग्राफर थे बसंत कृष्ण वैद्य, और हिंदी वर्जन को भी डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने।
एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड एज ए सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सील। यह एक इन्फोग्राफिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील का, जिसमें एलिफेंट को इंडिया के मैप पर शो किया गया है। अब देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। तो अगला टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स देखते हैं। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यूनिवर्सल डायरेक्ट इलेक्शन तो हुए नहीं, इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया कि यह एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। इट वॉज नॉट ए सोवरन बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे बनी थी, इसलिए कहा गया ये एक सोवरन बॉडी नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग बॉडी और ड्रिफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months और 18 days के लगभग लगा। यह एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड था, इसीलिए कहा गया है ड्रिफ्टिंग कमेटी है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब इसको मान सकते हैं कि कांग्रेस का डोमिनेशन था, लेकिन उस टाइम इंडिया में एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस। डोमिनेटेड बाय लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन। यह भी एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोस्टली लॉयर्स थे। यही वजह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि और लेंदी है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज। लॉर्ड सिमन ने क्रिटिसाइज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदूज के द्वारा डोमिनेटेड थी। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। Thank you for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please like it and share it. And don't forget to press the bell icon for further new notification.